हेलो स्टूडेंट, दर्शन टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिगम एवं आकलन के चिंतन कौशल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थिंकिंग स्किल। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल नहीं खोज पाते, दूसरी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। ये समस्याएं प्रयत्न बिना भी हल हो जाती है और कभी कभी प्रयत्न चिंतन को जन्म देता है। दैनिक जीवन में बड़े एवं बुजुर्ग कहते हैं कि करने से पहले सोचो या अनुभव करने से पहले सोचो। इसका मुख्य कारण है कि चिंतन एवं तर्क समस्या समाधान का उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। और चिंतन शब्द की बात करें तो चिंतन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो एक तो याद, कल्पना, अनुमान आदि रूपों में किया जाता है। जैसे परीक्षा में सही उत्तर खोजने के लिए चिंतन, नए मकान बनाने का चिंतन एवं दूर से आने वाले किसी रिश्तेदार, मित्र या कोई नए व्यक्ति से संबंधित चिंतन। चिंतन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ परिभाषाओं को ले सकते हैं। उसमें गेरेट के अनुसार, गेरेट ने कहा है चिंतन के बारे में, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, कौन कौन से प्रतीक इसमें होते हैं, बिंबों, विचारों एवं प्रत्ययों का प्रयोग होता है। गिलफोर्ड के अनुसार देखें, गिलफोर्ड ने क्या कहा चिंतन के लिए, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। ये सभी प्रकार की वस्तुओं, विषयों से संबंधित है। चिंतन की या चिंतन कौशल की विशेषताएं होती है। फर्स्ट है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह स्वतः ही नहीं होती बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न में चुनाव, सीखना, वाद विवाद और प्राप्ति आदि प्रक्रियाओं के द्वारा ही चिंतन संभव हो पाता है। दूसरी विशेषता देखें अपन, उद्देश्यपूर्णता। उद्देश्यपूर्णता में चिंतन की क्रिया उद्देश्यपूर्णता की ओर अग्रसर रहती है। इसमें दिवास्वप्न या कल्पना आदि उद्देश्यहीन क्रियाओं का कोई भी स्थान नहीं रहता है। तीसरी विशेषता है समस्या समाधान। चिंतन के द्वारा समस्या समाधान होता है। व्यक्ति का व्यवहार जब उसे संतोष या सुख नहीं देता तो समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्याएं ही चिंतन को जन्म देती है। चौथी विशेषता है प्रतीकात्मक क्रिया। चिंतन मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक प्रक्रिया है। ब्रूनर और गेरेट का इसके संबंध में कुछ विचार है जो वो बोलते हैं कि चिंतन में ठोस वस्तुओं के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग होता है। जैसे मकान निर्माण में प्रतीकात्मक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, न कि प्रयत्न एवं भूल का। फिर आते हैं अपने चिंतन के प्रकार। चिंतन के कई प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन में बार बार के अनुभवों से एकत्रित ज्ञान की स्थायित्वता जागृत होकर प्रेरित करती है। जब हम किसी व्यक्ति को बार बार अपने घर आते देखते हैं तो उसके व्यवहार का मूल्यांकन हमारे चिंतन के द्वारा स्वतः हो जाता है, क्योंकि बार बार से आने वाले जो अनुभव एकत्रित किए गए हैं वे सभी उसके व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। अतः उस व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का जागृत हो जाना ही प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। दूसरी विशेषता देखिए अपन, दूसरी विशेषता में प्रत्यात्मक या विभेदात्मक चिंतन। इसमें मानव मस्तिष्क ज्ञान या परिचय के फलस्वरूप
मस्तिष्क में प्रत्यय स्थापित करता है। यही प्रत्यय पुनः जागृत होकर वस्तु को पुनः स्मरण कराने में सहायक होते हैं। इसमें विषय का पूर्ण ज्ञान सन्निहित रहता है। जैसे छात्र अध्यापक को देखकर बोलते हैं कि सर आ गए, यानी अध्यापक शब्द पूर्णता का बोध कराता है और छात्र उसका पूर्ण ज्ञान भी रखते हैं। तीसरा प्रकार है विचारात्मक या आलोचनात्मक चिंतन। इसमें एक महान शिक्षा शास्त्री हैं डीवी ने विचारात्मक चिंतन को ही चिंतन माना है। हम चिंतन के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति या समस्या का समाधान खोज पाते हैं। इसमें विचारों एवं तर्कों को एक क्रम में स्थापित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो व्यावहारिक एवं सामाजिक होते हैं। विचारों के आधार पर भी किसी तथ्य की आलोचना प्रस्तुत की जाती है। चौथी विशेषता है सृजनात्मक चिंतन, मतलब प्रकार। चिंतन का चौथा प्रकार है सृजनात्मक चिंतन। इसमें जब किसी विचार क्रिया के माध्यम से नवीन वस्तु या ज्ञान की खोज की जाती है तो सृजनात्मक चिंतन होता है। इसमें वस्तुओं, घटनाओं एवं स्थितियों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कार्य कारण के बीच नवीन संबंध स्थापित करने होते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं खोजता है और उसके हल को ज्ञात करता है और वर्तमान उन्नति इसी का परिणाम। अब चिंतन के उपकरण या साधन। फर्स्ट है प्रतिमाएं या बिंब। प्रतिमाएं या बिंब मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। जो मानव का जो अनुभव होता है वो किसी न किसी प्रतिमाओं के आधार पर ही व्यक्त होता है। जो हम कुछ देखते हैं, करते हैं एवं सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। इसलिए इनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, श्रव्य प्रतिमा या कल्पना प्रतिमा आदि के नाम भी दे सकते हैं। दूसरा उपकरण संप्रत्यय। संप्रत्यय कंसेप्ट। संप्रत्यय से तात्पर्य संप्रत्यय सामान्य वर्ग के लिए सामान्य विचार होता है जो सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय ही माना जाता है। इनके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। संपूर्ण से मतलब जैसे हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जाग उठता है और संपूर्ण ज्ञान का आभास होने लगता है। चौथा उपकरण या साधन बोले प्रतीक एवं चिन्ह। प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। इसमें समय एवं शक्ति की बचत होती है। बालक विद्यालय के घंटे या घंटा में अंतर कर लेते हैं क्योंकि उसे सुनकर उनकी चिंतन शक्ति अर्थ लगाती है। इसी प्रकार से गणित में प्लस या इंटू का चिन्ह अर्थ स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना है। चौथी उपकरण या साधन की बात करें तो भाषा। विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बदलाया है। सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है, जैसे मुस्कुराना, भौहें चढ़ाना, गर्दन हिलाना, अंगूठा दिखाना। इन सभी का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाना और बिना बोले अर्थ को लगाने या समझना प्रचलित है। पांचवी साधन या उपकरण सूत्र, फॉर्मूला। प्राचीन परंपरा रही है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इनमें गणित विज्ञान के सूत्र आते हैं। भारतीय ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में संचित है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। अब चिंतन की प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया रहती है चिंतन की? कि चिंतन की प्रक्रिया प्राय अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो अमूर्त रूप से मूर्त की ओर चलती है। चिंतन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसके द्वारा सृजन होता है, न कि विध्वंस।
चिंतन की प्रक्रिया में अनेक तर्क एवं वितर्क करते हुए सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। चिंतन की प्रक्रिया में विश्लेषण भी समाहित होता है आदि। तो अगले